नमस्कार साथियों, राम राम। मैं संजीत सरोहा और आज मैं जिनके साथ मौजूद हूं, आपने पहले भी बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी। गुरुजी हैं धर्मपाल मलिक जी जींद से। और मेरा बहुत टाइम पहले डिस्कस हुआ था कि कभी इंडियन एजुकेशन सिस्टम पे हम बात करेंगे, क्योंकि आजकल जो हालात चल रहे हैं, जो यूनिवर्सिटियों के हाल लगा लो या सरकारी स्कूल हैं, और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने एक बड़ी प्यारी बात कही थी कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। बट आज के टाइम में एजुकेशन के अंदर पॉलिटिक्स इतनी इन्वॉल्व हो चुकी है कि एजुकेशन के शायद वो मायने ही नहीं रहे। तो आज एजुकेशन पे हम डिस्कस करेंगे। स्वागत है सर आपका एक बार फिर से एपिसोड में। नमस्कार सभी श्रोताओं को राम राम सलाम। मैं धर्मपाल मलिक जींद से हूँ भैया। आज हम जोनी हरियाणा में एजुकेशन का आज क्या परिस्थितियां हैं, पहले क्या थी, उसी के बारे में डिस्कशन करेंगे। पहला सवाल मैं वहीं से करूंगा गुरुजी। भारत में एजुकेशन का हिंदूकरण हो रहा है, मतलब एजुकेशन में आ रहा है धर्म? ऐसा है, भारत एक हिंदू राष्ट्र है, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि यहाँ की 80% आबादी जो है वो हिंदू है और हिंदू ही या माइथोलॉजी है। जैसे हम हमारे हरियाणा की बात करते हैं, कहते हैं प्राचीन काल में यहाँ सरस्वती नदी बहती थी। ऐसा जो है नहीं, राम साहेब वर्मा अपनी किताब में लिखता, थरीलाल जो हरियाणा, वो लिखता वेद जो नहीं हरियाणा के अंदर लिखे गए और सरस्वती नदी के किनारे लिखे गए। वेद जो नहीं, लोग तो कहते हैं दुनिया की सबसे पुरानी किताबें हैं, लेकिन हिंदुस्तान की सबसे पुरानी किताबें जरूर है ऋग्वेद। और कोई ये लगभग 4000 साल पहले लिखे गए थे, ईसा से 2000 साल पहले। इसका मतलब ये हमारे हरियाणा में आज से 4000 साल पहले भी एजुकेशन थी। हाँ। उसके बाद आता महाभारत। महाभारत भी हमारे हरियाणा के अंदर लड़ा गया और वो भी हिंदू जो नहीं एक ग्रंथ है, जैसे रामायण महाभारत। रामायण जो नहीं वो भी हमारी, महाभारत हुई कहाँ, कुरुक्षेत्र में। कुरुक्षेत्र हरियाणा में है। फिर आज जो है नहीं हरियाणा के अंदर या सारे देश में बल्कि दुनिया में ही गीता जयंती मनाई जाती है। गीता जो नहीं वो दुनिया की अच्छी किताबों में से एक है। जैसे बाइबल है, कुरान है, अपने हिंदू में गीता है। चलो हिंदू मुस्लिम ईसाई को छोड़ दो, ये अच्छी किताबें हैं। जैसे मेरे पास कुरान भी है, बाइबल भी है, गीता भी है। बल्कि मैं जो नहीं गीता से भी ज्यादा कुरान को पढ़ता हूं, क्योंकि उसके अंदर वे ऑफ लिविंग है, आदमी को कैसे जिंदगी काटनी चाहिए। अच्छा। हालांकि मैं उसकी सारी बातों से सहमत नहीं हूं, बहुत सी बातें ऐसी भी हैं। मेरा कहने का मतलब यह है, गीता जो नहीं वो हिंदुस्तान की सबसे बढ़िया किताब या हिंदू जो नहीं हिंदू धर्म की सबसे अच्छी किताब है। वो गीता हरियाणा में लिखी गई ज्योतिषर में। इसका मतलब एजुकेशन तो यहाँ थी बहुत पहले से, ठीक है, बहुत पहले। लेकिन फिर हम दिल्ली को ही ले लें। दिल्ली जो है नहीं, पांडवों ने जो 5 गांव मांगे थे, जब कौरवों पांडवों की लड़ाई हुई, भाई लड़ाई खत्म कर देंगे, हमें 5 गांव दे दिया जाए। उनमें पानीपत था, सोनीपत था, इंद्रपत था जो आज की दिल्ली है, बागपत था जो यमुना नदी के परली तरफ है, और एक तिलपत था 5वां स्थान जो फरीदाबाद में है। या सारे स्थान आज भी हरियाणा में है। इनमें से 4 बागपत यूपी में, बाकी 4 हरियाणा में है। हाँ। इसका मतलब यहाँ एजुकेशन भी थी, सब कुछ था। फिर आगे जाते मुसलमान। 1191 के अंदर पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गोरी से जीत जाता, 1192 में हार जाता है। फिर यहाँ हो जाता मुस्लिम शुरू। और जो नहीं एजुकेशन कुछ एक लोग शुरू में भी कुछ एक लोगों के पास थी और बाद में भी कुछ एक लोगों के पास आ गई। तब भी संस्कृति चल रही थी या नहीं? संस्कृति तो शुरू से है, लेकिन संस्कृत भाषा थी वो चंद एक लोगों के हाथों में थी। जैसे हम महाभारत को पढ़ते हैं तो उसमें द्रोणाचार्य था। हाँ। या तो ब्राह्मणों को बच्चों को पढ़ाते थे या राजकुमारों को पढ़ाते थे, आम लोगों के लिए नहीं थी। आम लोगों के लिए एजुकेशन नहीं थी। ओके। और ऐसा अलबरूनी लिखता है, वो मोहम्मद गजनवी के साथ आया था, मोहम्मद गजनवी के साथ आया था, जो 1001 से 1026 तक जिसने भारत पर 17 आक्रमण किए, लूट के ले गया। और उसकी किताब है अलबरूनी का इंडिया, मेरे पास है वो लिखता केवल आम लोगों के पास कोई एजुकेशन नहीं थी, या ब्राह्मण के पास एजुकेशन थी, या राजा महाराजाओं राजकुमारों के पास थी। और इसीलिए एकलव्य का जो अंगूठा मांगा गया था, क्योंकि वो राजकुमार नहीं था। अच्छा। तो अब आता है हिंदूकरण क्या? अब फिर आए अंग्रेज। अंग्रेजों ने यहाँ पर मैकाले एजुकेशन कहा जाता हाँ, है इसको। मैं सुना है। वो जो 1828 से 1835 तक विलियम बेंटिंग था यहाँ का
वायसराय कह लो ईस्ट इंडिया कंपनी का। और उसके टाइम में 1834 में मैकाले आया था, वो जो एजुकेशन कमेटी थी उसका प्रेसिडेंट था। उसने यहाँ पर इंग्लिश एजुकेशन शुरू की थी इंडिया के अंदर, और इसलिए आज की एजुकेशन को मैकाले एजुकेशन कहते हैं। मैकाले ने एजुकेशन क्यों शुरू की? क्योंकि इंग्लैंड से ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए जो क्लर्क आते थे वो महंगे पड़ते थे, और यहाँ के अगर यहाँ के लोगों को इंग्लिश सिखाई जाए तो वो सस्ते क्लर्क पड़ेंगे। और उसमें भी महिलाओं के लिए एजुकेशन नहीं थी। नोट करने वाली बात है ये, क्योंकि महिलाओं को ईस्ट इंडिया कंपनी नौकरी नहीं देती थी। वो केवल बॉयज के लिए थी, आदमियों के लिए थी। लेकिन उसके बाद फिर एक 1857 वुड डिस्पैच आता है, वुड का डिस्पैच कहते हैं उसको इंडिया की एजुकेशन का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मैग्ना कार्टा वो एक चार्टर था जो 1215 के अंदर इंग्लैंड में, जिसके तहत डेमोक्रेसी शुरू होती है। ठीक है। और मैग्ना कार्टा के अंदर ये था कि भारत के अंदर जो एजुकेशन दी जाएगी वो सेकुलर एजुकेशन होगी, जिसमें धर्म का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। 1854 में आया था ये वुड डिस्पैच, वो भी एजुकेशन कमेटी का प्रेसिडेंट था, और उसने आम लोगों के लिए खोल दिया एजुकेशन। और जैसे 1857 के अंदर पहली बार इंडिया के अंदर यूनिवर्सिटियां बनी थी, 3, बम्बई यूनिवर्सिटी, मद्रास यूनिवर्सिटी और कलकत्ता यूनिवर्सिटी, वो पहली यूनिवर्सिटियां थी 1857 में। फिर 1882 में हमारे पंजाब के अंदर भी यूनिवर्सिटी बन गई, पंजाब यूनिवर्सिटी था। हाँ, 1882 में हरियाणा और पंजाब एक थे। तो अब फिर 1947 में हमारा देश आजाद हो गया। मैकाले की काफी आलोचना भी हुई। अब जो है नहीं, अब ये भाजपा की सरकार आ गई 2014 में। वो कहते हैं, अब दूसरी अपोजिशन पार्टियां आरोप लगाती हैं भाई ये शिक्षा का हिंदूकरण कर रहे हैं। इससे पहले शिक्षा सेकुलर थी। तो अब आता है, क्या वास्तव में शिक्षा का हिंदूकरण किया जा रहा है? कुछ हद तक हिंदूकरण किया जा रहा है, मैं इस बात से सहमत हूं। कैसे? अब आप कहोगे कैसे किया जा रहा है? जैसे आपने महाराणा प्रताप का नाम सुना होगा। जो एक आइकॉन है हम सब इंडियन के लिए। अकबर का नाम भी सुना होगा, उसको भी अकबर दी ग्रेट कहते, मुगल बादशाह था वो। मुगल वंश से शुरू होता बाबर, बाबर का बेटा हुमायूं और हुमायूं का बेटा अकबर। वो भी एक तरह का मुस्लिम तो जरूर था, लेकिन सेकुलर राजा था। हिंदुओं के साथ उसने शादियां भी की, होली दिवाली भी उसने मनाने शुरू कर दिए। उन दोनों की लड़ाई को आज हिंदू और मुस्लिम की लड़ाई के रूप में पढ़ा जाता है। वास्तव में वो लड़ाई जो थी ना, वो हिंदू और मुस्लिम की लड़ाई नहीं थी। क्यों नहीं थी? क्योंकि अकबर का जो सेनापति था वो मानसिंह था। वो राजपूत था, जयपुर घराने का। और उसका जो था, महाराणा प्रताप का जो सेनापति था वो हाकिम सूरी था, शेरशाह सूरी के खानदान का। और वो महाराणा प्रताप का सेनापति था। और 1576 में जो हल्दी घाटी की लड़ाई हुई उसमें हाकिम सूरी भी मारा गया, उसका भाई भी मारा गया, जबकि महाराणा प्रताप जिंदा रहे। इसका मतलब उन्होंने वो उस लड़ाई के अंदर हिंदुओं की तरफ से मुसलमान लड़ रहे थे और मुसलमानों की तरफ से हिंदू भी लड़ रहे थे। इसलिए ये लड़ाई एक राज की लड़ाई थी, वो सूबे की लड़ाई थी अपने। लेकिन आज इस लड़ाई को हिंदू मुस्लिम की लड़ाई पर डाला जाता है। फिर दूसरा उदाहरण और देता हूं मैं। आपने गुरु नानक जी का नाम सुना होगा। वो एक सोशल रिफॉर्मर थे, बड़े जो नहीं वो सामाजिक वो थे, जाति पाति के विरुद्ध थे। एक भगवान में, खुदा में विश्वास रखते थे। तो जाति पाति के विरुद्ध को तोड़ने के लिए गुरु नानक जी ने लंगर सिस्टम चलाया। लेकिन आज की एक ये भी आता है कि गुरु नानक जी को बाबर ने जो नहीं वो कैद कर लिया था। जब बाबर यहाँ आए 1525 में आए थे, 1526 से भी पहले। अच्छा। उन्होंने उधर पाकिस्तान में यह जगह वहां अरेस्ट कर लिया था गुरु नानक जी को सारी जनता को किया। उसके अंदर गुरु नानक जी भी थे। लेकिन उन्होंने जेल के अंदर भजन गाने शुरू कर दिए और उसके आसपास जो कैदी थे उनमें बड़ी शांति थी। और कहते हैं कि उसमें जो नहीं चक्कियों से आटा पिसवाते थे। तो कहते हैं गुरु नानक जी ने उससे जो नहीं चमत्कार से चक्कियां चलानी शुरू कर दी। ये भी कहते हैं गुरु नानक जी ने बोला एक पहाड़ से बहुत बड़ी चट्टान गिर दी, पंजा डाल दिया और पंजे के निशान है और वो रुक गई। और जो नहीं वहां पंजा साहब गुरुद्वारा है। जबकि ऐसा मतलब
कोई चमत्कार से न चक्की बंद हुई थी, उसने हाँ जो कैदी घबराए हुए थे उनको शांत किया था और उसके आसपास शांति थी। मेरा कहने का मतलब यह, शिक्षा को साइंटिफिक बनाने की बजाय उसको चमत्कारिक बनाया जा रहा है। जो आजकल सिलेबस भी चेंज हो रहे हैं, जो सिलेबस चेंज हो रहे हैं उसमें तो गुरु नानक जी हरिद्वार नहाने के लिए गए, उन्होंने पंजाब की तरफ पानी फेंकना शुरू कर दिया। लोग पूर्व की तरफ फेंक रहे थे, उन्होंने पश्चिम की तरफ फेंकना शुरू कर दिया। लोगों ने पूछा ये बाबा पागल है कि ये ऐसे कैसे पानी फेंक रहा? वो बोला नहीं भाई, मैं मेरे खेतों में पहुंचा रहा हूँ पानी को। वो कहने लगे ऐसे कैसे पहुंच जाएगा, आपके खेत तो यहाँ से 100 मील की दूरी पर है। वो कहने लगे ये स्वर्ग में पहुंचने लग रहा आपके पितरों के पास। कहने का मतलब ये, नानक जी लोगों को लॉजिकली सोचना सिखाना चाहते थे। जैसे कबीर जी थे, जैसे कबीर थे, रैदास थे, हाँ, लॉजिक की बात करें, सब लॉजिक के हिसाब से सिखाते थे। हाँ। लेकिन आज लॉजिक को खत्म करके उसको धार्मिक रूप दिया, चमत्कारिक रूप दिया जा रहा है। भाई एक चमत्कार था, नानक ने चक्की बंद कर दी, नानक ने पहाड़ रोक दिया। तो ये चमत्कारिक बनाना ही अपने आप में हिंदूकरण है। ओके। तो देश तब तरक्की करता है जब जोनी लोगों की सोच साइंटिफिक सोच हो। लेकिन जो वैज्ञानिक सोच का आदमी है या लेफ्ट विंग का आदमी है, उसको कम्युनिस्ट कह के करार कह दिया जाता है, चाहे वो कम्युनिस्ट हो चाहे ना हो। बहुत से लोग मेरे जैसे को भी कह देते हैं कम्युनिस्ट है, जबकि मैंने अन्ना हजारे को चंदा दिया है, मैंने केजरीवाल को चंदा दिया है, मैंने कांग्रेस के खिलाफ 2014 में भाजपा के वोट दिए हैं। लेकिन आज अगर हम भाजपा की आलोचना करते हैं, हम कम्युनिस्ट होगी। नहीं, पॉलिटिकल पावर है जो, वो उसका एजुकेशन से क्या रिलेशन नहीं, है? बिल्कुल 100% जो नहीं एजुकेशन, हाँ, इसके बिल्कुल पॉलिटिकल पावर डालती है। आप हमारे हरियाणा को ले लीजिए, चौधरी छोटू राम जोनी या सर छोटू राम हमारे बहुत बड़े नेता हुए हैं, सबके नेता हुए हैं, सबके नेता हुए हैं। वो किसान नेता थे एक्चुअल में, तो वो थे किसान नेता, किसान कम्युनिटी के और लेबर कम्युनिटी के भी थे वो। तो वो सबके नेता थे। उन्होंने जो नहीं, वो कहाँ के थे, वो रोहतक के। सबसे पहले एजुकेशन कहाँ आई? रोहतक में आई। हाँ। हरियाणा के अंदर सबसे पहले कॉलेज कहाँ खुला? 1926 में चौधरी छोटू राम ने खुलवाया और +2 तक का था, वो 12वीं तक का, इंटर कॉलेज इसको कहते थे। फिर 1937 के अंदर चौधरी छोटू राम मंत्री बन गए यूनियनिस्ट पार्टी में, 1945 तक रहे। 9 जनवरी 1945 को शायद उनका देहांत हुआ था, तब तक वो मंत्री थे। 1940 के अंदर फिर उस +2 वाले कॉलेज को BA तक का कॉलेज करवा दिया। 1945 में जाट कॉलेज जोनी रोहतक के अंदर खुला और फिर जोनी दूसरे कॉलेज भी, गौड़ ब्राह्मण कॉलेज, वैसे कॉलेज इस तरह के भी खुल गए। 1947 के अंदर इस हरियाणा के, आज के हरियाणा में केवल 6 कॉलेज थे। अच्छा। उनमें से 3 अकेले रोहतक में थे, 3 रोहतक में थे, एक जोनी शायद हिसार में खुल गया था और जोनी एक गुड़गांव में था, एक, और इस तरह से 3 कॉलेज थे। तब 6 कॉलेज थे जिसमें 3 अकेले रोहतक में। इसका मतलब पॉलिटिकल पावर इफेक्ट करती है। अभी था तो उन्होंने बनवा दिया। ठीक। जब हमारा ज्वाइंट पंजाब था तो लाहौर के आसपास पॉलिटिकल पावर थी। पहली यूनिवर्सिटी जो नहीं 1882 में पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर के अंदर खुली, क्योंकि लाहौर के आसपास के इलाके के पास पॉलिटिकल पावर ज्यादा थी। आज पाकिस्तान की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी है पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर। उसके बाद जो नहीं देश के टुकड़े हो गए 1947 में। पंजाब में 29 जिले थे, 16 जिले जो नहीं वहां चले गए। पाकिस्तान में 13 जिले हिंदुस्तान में आ गए, जिसके अंदर पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश तीनों शामिल थे। पावर आ गई जो नहीं अमृतसर के आसपास। पहली यूनिवर्सिटी, दो यूनिवर्सिटी थी पंजाब में, पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ और एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना, दोनों पंजाब में थी। नहीं एक भी यूनिवर्सिटी हिमाचल प्रदेश में थी, न हरियाणा में थी, क्योंकि पॉलिटिकल पावर उनके पास थी। हरियाणा में तो 1956 में कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी बनी थी, और वो भी संस्कृत यूनिवर्सिटी थी, बहुत छोटे से, उसमें प्राइवेट बिल्डिंग में चलती थी। फिर 1966 आ जाता है, हरियाणा बन गया हमारा। हरियाणा के अंदर पावर मिल गई चौधरी बंसीलाल को। चौधरी बंसीलाल का पुराना जिला था हिसार। हिसार, फतेहाबाद, सिरसा, रोहतक, राज कहते तो हांसी भी, इन 5 जिलों का एक जिला था। उन्होंने जो 1971 के अंदर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बनाई हिसार में, जो एग्रीकल्चर कॉलेज था। ठीक है। और वो एशिया की दूसरे नंबर की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है, जिसके पास 8,645 एकड़ जमीन है।
क्या बात है। ये पॉलिटिकल पावर का असर था, विजन भी था उनका, विजन भी था आगे का। हाँ चलो, उनका हरियाणा का विकास पुरुष कहा जाता है। हाँ। जो प्रोफेसर शेर सिंह रोहतक जिले के बहुत बड़े नेता होते थे, रीजनल सेंटर था पंजाब यूनिवर्सिटी का रोहतक, उन्होंने कागज चलवाए थे। 1975 के अंदर रोहतक के जो रीजनल कॉलेज था उसका महर्षि सिद्धांत यूनिवर्सिटी बना दी गई। हालांकि 1975 में प्रोफेसर शेर सिंह जेल में थे, लेकिन उनके चलाए हुए कागज थे। पहले ऐसा भी कुछ था कि आर्मी तो मेरा चौधरी देवलाल जब चीफ मिनिस्टर बने, उन्होंने सिरसा के अंदर यूनिवर्सिटी बना दी। चौधरी बदनलाल चीफ मिनिस्टर बने तो गुरु जम्बेश्वरी यूनिवर्सिटी हिसार में बना दी। तो ये डायरेक्ट रिलेशन है पॉलिटिकल पावर का और एजुकेशन का। ये इन सारी बातों से सिद्ध होता है, जहां पॉलिटिकल पावर ज्यादा होगी वहीं एजुकेशन ज्यादा होगी। और ये विकास का पैमाना भी है एजुकेशन। मेवात जोनी सबसे पिछड़ा हुआ हरियाणा में। हरियाणा की एजुकेशन जोनी वो 76.64% है, जबकि वहाँ की मेवात के अंदर आज भी 64% के लगभग है। गुड़गांव में 84% है। तो मेवात क्यों पिछड़ा हुआ? मेवात में एक भी यूनिवर्सिटी क्यों नहीं है? क्योंकि वहाँ पॉलिटिकल पावर नहीं रही 1947 के बाद। तो इसलिए पॉलिटिकल पावर का और एजुकेशन का बिल्कुल डायरेक्ट रिलेशन है। पॉलिटिक्स चाहे तो खराब भी कर सकती है, बिल्कुल, और चाहे तो बना भी सकती है। हाँ, आज के हिसाब से आपका विजन क्या है कि एजुकेशन कैसी चल रही है? आगे रिसर्च हो रही है या जो आज का युवा है जो मतलब रियल नहीं रहा वो रील हो गया? नहीं, एजुकेशन जो नहीं अब जो नहीं वो डाउनफॉल है एजुकेशन का हरियाणा में, देश में ही। क्यों है? जैसे मेरे पास एक ये कटिंग है 16 अक्टूबर, मैंने एक आर्टिकल भी लिखा था, 16 अक्टूबर 2025 की है। प्रदेश में 450 स्कूलों में 10 से भी कम छात्र हैं और 1066 स्कूलों में सिर्फ एक शिक्षक पढ़ा रहा है। ये 16 अक्टूबर 2025 का भास्कर की कटिंग है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है हरियाणा में लगभग 5000 सरकारी स्कूल बंद हो गए और जो नहीं देश में तो 1 लाख के लगभग स्कूल बंद हो गए। सन 2000, ये मेरे पास आंकड़े हैं, 2012-13 के अंदर जो नहीं 28 लाख सरकारी स्कूलों में बच्चे थे और 2024-25 में 19 लाख रह गए, 8 लाख घट गए। पॉपुलेशन बढ़ रही है, स्कूल घट रहे हैं। सरकारी स्कूल इसमें भी मतलब प्राइवेटाइजेशन? हाँ, बिल्कुल प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है कि शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों प्राइवेट सेक्टर में लाएगी, चाहे वो कोई भी सरकार हो, चाहे वो कांग्रेस की हो, चाहे वो आपकी हो, चाहे मेरी हो, चाहे भाजपा हो, क्यों लाएगी? इसका इफेक्ट पड़ेगा ना। 2005 का WTO का एजेंडा है ये। अच्छा, कि भाई सरकार को एजुकेशन को ट्रेड में लाया जाए। क्यों? मतलब शिक्षा तिजारत बन गई है। तो व्यापार में तो व्यापारियों की सरकार है, व्यापारियों की वजह से फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ, सेकंड वर्ल्ड वार हुआ, व्यापार की वजह से भारत को आजादी मिली। ठीक, हमने संघर्ष किया। क्यों? 1945 के अंदर जर्मनी, हिटलर ने जो नहीं अंग्रेजों की कमर तोड़ दी। वो जीत गए अंग्रेज। जीते किससे? एटम बम से, अमेरिका से। मेन पावर अमेरिका थी। अमेरिका ने कहा भाई मार्केट खाली करो, ओपन करो, जिसमें जो दम होगा वो सामान बेचेगा। और अकेला भारत नहीं, जो नहीं 1945 से 1955 के बीच में 50 से ज्यादा देश आजाद हुए दुनिया में। जो अंग्रेजों के अंडर में व्यापार के अंदर था। मेन चीज, असली चीज ही व्यापार है। ओके, तो एजुकेशन पे क्या फर्क पड़ रहा है व्यापार का? कैसे? अब एजुकेशन खुद एक व्यापार बन गई है। हमारे हरियाणा के अंदर OP जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी है, जिसके अंदर 15,000 बच्चे और 1200 टीचर हैं। किसी भी सरकारी या प्राइवेट यूनिवर्सिटी के अंदर 1200 टीचर नहीं है और 2-2, 2.5 लाख, 5-5 लाख तनख्वाहें देते हैं। लेकिन पर बच्चे की फीस भी जो है कम से कम खर्चा 1 लाख रुपए पर मंथ है। पर ये तो आम जन से तो दूर होगी। आम जन से दूर ही करनी है। इसी के लिए तो हम कहते हैं एकलव्य का अंगूठा काटा जा रहा है। हरियाणा में कितने लोग हैं जो 1 लाख रुपए फीस दे सकते हैं प्रति मंथ? गांव में तो 5% आबादी नहीं है। गांव का छोड़, शहरों में नहीं है हमारे। और उसका मैंने सर्वे किया है, एक्चुअल में बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है और वहाँ बहुत अच्छी एजुकेशन है। ओके, वहाँ के मैस में मैंने टीचर को खाना खाते हुए भी, पढ़ते हुए देखा जब तक रोटी आए। इतनी मेहनत करते हैं, स्टूडेंट भी करते हैं। मेरा कहने का मतलब, इसका मतलब एजुकेशन केवल अमीरों के लिए रह गई।
सरकारी स्कूलों में किसके बच्चे पर, जो थोड़े से नेता लोग हों, बहुत ज्यादा पैसे वाले हों, उनके बच्चे विदेश में पढ़ रहे हैं। उससे थोड़े नीचे हैं हमारे जैसे, उनके बच्चे इन प्राइवेट स्कूलों में पढ़ रहे हैं। और बिल्कुल जो बीपीएल के बेचारे, उनके बच्चे सरकारी स्कूलों में जा रहे हैं। और सबसे ज्यादा आबादी बीपीएल है इंडिया में। आज सबसे 70% लोग जो नहीं, जहाँ के 5 किलो अनाज के सारे पढ़ते हों, वो 1 लाख रुपए महीने की फीस कैसे दे देंगे। 70% आबादी अगर अनपढ़ रहेगी तो इट मींस देश फिर से गुलाम है एक हिसाब से। तो मतलब वो मानसिकता ही नहीं है ना लड़ने की, क्योंकि आपने ही बताया था एक बार, अंबेडकर साहब ने कहा था कि शिक्षा संगठित। डॉक्टर अंबेडकर साहब ने एक बार कहा था, जो नहीं एजुकेशन पढ़ो, ऑर्गेनाइजेशन संगठन बनाओ और स्ट्रगल, ये 3 ही रास्ते हैं, पढ़ाई, ऑर्गेनाइजेशन, यूनियन और जो नहीं संघर्ष। विकास के सिर्फ 3 रास्ते हैं और कोई रास्ता नहीं है। डॉक्टर अंबेडकर कहा करते थे, शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो इसको पिएगा वो दौड़ेगा। एक जो नहीं ब्राजील का हुआ है बड़ा अच्छा राइटर, तो उसका वो लिखता है कि एजुकेशन जो नहीं वो लोगों को विद्रोही बनाती है, लोगों को नेताओं से प्रश्न पूछना सिखाती है, उनसे प्रश्न पूछिए। और नेता लोग इस बात को पसंद नहीं करते। उनका तो ये है, फूट डालो और राज करो। कोई भी पार्टी हो, चाहे हम किसी पार्टी की बुराई नहीं करते, ना हमारा किसी पार्टी से लेना देना। हम तो जब जो नहीं कांग्रेस का विरोध करते थे तो लोग कहते थे ये जो नहीं अपोजिशन के हैं। अब हम भाजपा का विरोध करते हैं तो कहते हैं ये कम्युनिस्ट हैं या कांग्रेसी हैं। पहली जैसे प्राइवेटाइजेशन पर्सन क्या था आपका? पर्सन था कि पॉलिटिकल पावर है वो तो पॉलिटिकल पावर तो मैंने बता दिया भाई, वो प्राइवेट कर रही है, सारा व्यापार चला रहा है एजुकेशन। हाँ, प्राइवेट एजुकेशन की पहली प्राइवेट यूनिवर्सिटी कब तो ये है नहीं, पहली प्राइवेट यूनिवर्सिटी हरियाणा के अंदर 2000 के आसपास तरसेम लाल ने खोली थी मुलाना में, मैंने देखी वो यूनिवर्सिटी। ओके, ठीक यूनिवर्सिटी है। आज हरियाणा के अंदर कुल 56 यूनिवर्सिटियां हैं। हाँ। 21 यूनिवर्सिटी तो सरकारी हैं, जैसे कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी है, चौधरी देवलाल यूनिवर्सिटी सिरसा है, गुरु जम्बेश्वरी यूनिवर्सिटी है, और अपने MDU यूनिवर्सिटी है, बंसीलाल चौधरी बंसीलाल है, जींद में रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी। इस तरह से 21 यूनिवर्सिटियां हैं। और एक है सेंट्रल यूनिवर्सिटी हरियाणा महेंद्रगढ़ में सेंटर की। 22 तो ये होगी, 10 हैं डीम्ड यूनिवर्सिटियां। 22 और 10 32 और 24 हैं प्राइवेट यूनिवर्सिटियां। ओके। और आप इसी अखबार की जो कटिंग में मैं कहता हूं, इसी के अंदर एक आंकड़ा दिया हुआ है, जो सरकारी स्कूलों में मास्टर हैं वो तो हैं 1,01,670 प्राइवेट स्कूलों में, और 1,57,257 एडिड स्कूलों में, मतलब प्राइवेट स्कूलों में 1,57,000 टीचर हैं और सरकारी स्कूलों में 1 लाख। इसका मतलब शिक्षा प्राइवेट हाथों में जा रही है हरियाणा में। और जब पूर्ण रूप से प्राइवेट हाथों में चली जाएगी ना, तब उनको पता लगेगा कि ये कितना, मतलब शिक्षा इतनी महंगी हो जाएगी, आम लोगों की पहुंच से बाहर हो जाएगी। तब लोगों को ये पता लगेगा कि शिक्षा का प्राइवेटकरण करना कितना हानिकारक है। लेकिन कोई भी ये अब आप कहोगे इसका इलाज क्या है? इसका इलाज तो लोगों का इकट्ठा होना है भाई, और कोई इलाज नहीं, जब तक खुद की आवाज नहीं उठाएंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। जैसे वो एक आदम गोंडवी हुआ है जो मतलब मेरा फेवरेट पोइट है, ये दिखाना, ये किताब आदम गोंडवी की है। ये गोंडवी साहब की किताब है, इसी मतलब किताब से मैंने ली है, समय से मुठभेड़। और गोंडवी साहब एक जगह लिखते हैं, गोंडवी साहब अपनी कविता के अंदर कहते हैं भाई, वो बिल्कुल नक्शा खींचते हैं। और ये कांग्रेस के समय की बात है, न कि इस भाजपा के समय की। कांग्रेस और भाजपा दोनों एक ही सिक्के के पहलू है, बस दोनों एक ही सिक्का है, एंड टेल है, कुछ नहीं फर्क है। गोंडवी साहब के क्या कहते हैं, काजू भुने प्लेट में, विस्की गिलास में, उतरा है रामराज विधायक निवास में, पक्के समाजवादी हैं, तस्कर हो या डकैत, इतना असर है खादी के उजले लिबास में। ये सफेद कुर्ते पहनी है, खादी पहनी है, सारे एक हैं भैया, चाहे वो किसी पार्टी के हों। जनता के पास एक ही है चारा, और वो है बगावत। ये बात कह रहा हूं मैं होशो आवास में, भाई बिल्कुल होश में कह रहा हूं मैं ये बात। सिर्फ बगावत इलाज है और कोई इलाज नहीं है दूसरा, ऐसा मैं नहीं कहता, गोंडवी साहब कहते हैं और मैं उनकी बात से सहमत हूं। जैसे बहुत साल लग गए शिक्षा को प्राइवेट करने में,
दोबारा से उसी ट्रैक पे लाने में भी बहुत साल लगेंगे ना, ऐसी कोई बात नहीं है। ये पावर सरकार जो नहीं, सरकार के पावर अनलिमिटेड पावर होती है, लेकिन एक साथ कहाँ ला रहे हैं, फिर ये भी धीरे धीरे ला रहे हैं। खुद लोगों के मुंह से ये खुलवा देंगे भाई सरकारी स्कूल तो बंदे हो जाए तो ठीक है, मास्टर कुछ नहीं पढ़ाते, ताकि रिवोल्ट कम से कम हो। हरियाणा में एजुकेशन स्टार्टिंग से पूरी नहीं रही है। एक अपनी जो धरती मानी गई वो खेल, कुश्ती, दूध, दही, देसी लोग। तो हरियाणा के अंदर आपके रीजन मान हो एजुकेशन कम होने का, जैसे केरला है? नहीं, ऐसा है, एक तो सबसे बड़ा कारण तो था इसका गरीबी। लोगों के पास पैसे नहीं थे, गरीबी सबसे बड़ा अभिशाप है। ना हरियाणा में कोई बड़ी नदी थी, ना जो यहाँ कोई नेचुरल रिसोर्स जाता थे, बारिश भी कम होती थी। बहुत सा इलाका जैसे भिवानी का है, महेंद्रगढ़ का, नारनौल, ये टिब्बे वाला इलाका था, हिसार का भी बहुत सा पोर्शन। तो लोगों की आमदनी कम थी। दूसरा जो नहीं, लोगों के अंदर इतनी जागरूकता भी नहीं थी। तीसरा जो नहीं, हरियाणा ने 1857 के अंदर बढ़ चढ़ करके भाग लिया था। उस समय हरियाणा के जो, जिसको आज का हरियाणा कहते हैं, 1833 के अंदर एक नया प्रांत बना था, उसको आज का यूपी कह सकते हैं हम। और उसके 6 डिवीजन थे या 6 कमिश्नरी थी, उनमें थी एक दिल्ली कमिश्नरी। उस प्रांत की राजधानी थी आगरा। दिल्ली कमिश्नरी में 5 जिले थे, जिनको हम आज का हरियाणा कह सकते हैं। नंबर 1 दिल्ली, नंबर 2 हिसार, नंबर 3 जोनी गुड़गांवा, नंबर 4 पानीपत और नंबर 5 रोहतक। हिसार, रोहतक, गुड़गांवा, दिल्ली और पानीपत, ये 5 जिले थे। थानेसर और अम्बाला भी उस समय जिले थे, लेकिन ये पंजाब का हिस्सा थे जब 1857 का गदर हुआ। 1833 में हम यूपी के साथ जोड़ दिए गए। ये 5 जिले जो मैंने गिनाए, ये थी दिल्ली कमिश्नरी। 1857 की क्रांति इन जिलों के अंदर सबसे ज्यादा हुई थी, और उसका सबूत है। क्या सबूत है? हिसार का डीसी वेडबरन था, वो काट गया क्रांतिकारियों ने। उसकी मिसिज काट गई, उसका लड़का भी। रोना तांसी की 134 गांव जो थे उनमें आग लगाई थी। 51 गांव नीलाम हुए थे। रोना जैसे एक नहीं, हरियाणा में 51 गांव थे। ये तरह अपने हिसार में मंगाली, आजमपुर, जमालपुर, ये सारे गांव नीलाम हुए थे। उधर जो नहीं, सिरसा के अंदर काफी गांव नीलाम हुए थे। रानिया का नवाब होता था सिरसा के अंदर, रानिया का नवाब को जो नहीं फांसी दी गई थी। पहला नवाब था वो, जो नहीं हरियाणा के 4 नवाबों को फांसी दी गई थी, जिसमें 3 मुस्लिम थे, 1 हिंदू थे। राजा नाथ सिंह बल्लभगढ़ वाले, और जो नहीं झज्जर का नवाब अब्दुल रहमान खान। मुस्लिम भी लड़े थे। हाँ, मुस्लिम तो हिंदुओं से भी ज्यादा लड़े थे। पर आजकल जो ये तो ये 1947 के बंटवारे ने आज उनका, जिसके मर्जी बादशाह रोते फड़े वजीर, उनका लिखे कौन है? 28% आबादी थी हरियाणा में 1947 से पहले मुस्लिम की, 28%, 2%। और उसके आंकड़े हैं, ये स्टेट गजटियर हरियाणा के आंकड़े हैं। हिसार डिस्ट्रिक्ट के अंदर 28.2% मुस्लिम थे। रोहतक में सबसे कम थे, 17.3%। गुड़गांवा में सबसे ज्यादा थे, 33%, 6%। इसी तरह से जो नहीं, करनाल के अंदर 31.2% थे, अंबाला में 31.6% थे। कुल मिला के लगभग 1/3 पॉपुलेशन हरियाणा की जो मुसलमान थी। 4 नवाब फांसी तोड़े तो उनमें से 3 मुसलमान थे। फांसी टूटने वालों और जेल काटने वालों में जो नहीं केसी यादव ने लिस्ट दी है, उसमें 70-80% मुस्लिम है। अच्छा, तो लड़े थे वो, लेकिन उनका आज जो नहीं, कौन उनकी पढ़ेगा, कौन उनकी सुनेगा, वो चले गए पाकिस्तान में। वहां जाके वो पनाहगार बन गए, या फ्रीडम फाइटर थे। आजकल तो जो राजनीति चल रही है वो इसी मुद्दे पे चल रही है, जो सारा सिलेबस बदला जा रहा है, उनसे चैप्टर हटाए जा रहे हैं किताबों से। नहीं, हिंदू मुस्लिम या बताओ हरियाणा। अब पाकिस्तान वाले तो ये कहते हैं तुम्हें हिंदू खा जाएंगे। 96% पॉपुलेशन मुसलमान है पाकिस्तान में, हिंदू बेचारे 2-2.5%, वो क्या बिगाड़ेंगे उनका। फिर भी मुनीर जो नहीं, हिंदू खा जाएंगे, तुम्हें हिंदुइज्म से खतरा है। यहाँ कहते हैं मुसलमान तुम्हें खा जाएंगे। भाई 80% पॉपुलेशन जो नहीं हिंदू है। अब 1947 से आज तक प्राइम मिनिस्टर हिंदू है। जो नहीं मनमोहन सिंह जी आए थे, सिख भी हिंदू ही है, एक ब्रांच है। इसी तरह से जो नहीं चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ हिंदू है, आर्मी में 90% हिंदू है। हमारे तो ये बात समझ में आती नहीं। नाम तो केवल ये वोट राज लगता है, वोट लेने के लिए, और कुछ नहीं। हम वहां थे कि एजुकेशन हरियाणा में पिछड़ा है, जो मतलब उसके रीजन आप बता रहे थे।
एक तो उसके गरीबी है, रीजन कई हैं। एक जैसे तो गरीबी है। जैसे मैं जींद में रहता हूँ, यहाँ रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी है, उसके अंदर लॉ डिपार्टमेंट है। 70,000 बच्चों की फीस है साल की। अच्छा, 70,000 फीस है, सेल्फ फाइनेंसिंग वो है, वो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में। महकमा गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में को वो सेल्फ फाइनेंस स्कीम के तहत ला खुली हुई है। 23 उसमें टीचर हैं, 23 के 23 कच्चे हैं। MA PhD है, 34,000 उनको पेंशन मिलती है, तनख्वाह मिलती है। 8 महीने उनसे क्लासें लगती हैं, 4 महीने बेरोजगार, 20-22,000 रुपए महीने के पड़ते हैं। एक MA PhD लड़का है, LLM है, PhD भी है, गोल्ड मेडलिस्ट भी है, और उसी के डिपार्टमेंट के अंदर एक स्वीपर लगा हुआ है। उसको परमानेंट है, उसको 35,000 रुपए तो कम से कम तनख्वाह है। उससे भी कम पढ़ रही है, वो क्या पढ़ाएगा? ये शिक्षा का प्राइवेट। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि यूनिवर्सिटी अपने आप में ऑटोनॉमी होती थी, VC की पावर होती थी। फाइनेंस, सरकार ने फाइनेंस पावर छीन ली VCयों की। अच्छा, VC के पास पैसे की ताकत नहीं है, सरकार से मंजूरी लेनी पड़ती है। सरकार चिट्ठियां लिखते रहते हैं VC, यहाँ परमानेंट आदमियों की जरूरत है, परमानेंट हेड ऑफ द डिपार्टमेंट की जरूरत है। सरकार परमिशन नहीं देती, बगैर पैसे के VC साहब लगाएंगे किसको? मैं ये नहीं कहता VCयों का कसूर है। पर VC भी बहुत सारी न्यूज देखता हूँ RSS के अपॉइंट किए गए हैं बहुत सारी यूनिवर्सिटियों में। मतलब ऐसा कुछ वो हिंदूकरण का रीजन है या? चलो ऐसा लोग, मतलब ये तो थोड़ा बहुत होता है। देखो, जिसकी सरकारें आती हैं वो करती हैं, लेकिन सरेआम हिंदूकरण तो नहीं मैं कह सकता उसको। तो हर पार्टी अपने आदमियों को तो लगाएगी। तो हिंदूकरण का तो मैंने ये बता दिया। वो सिलेबस के अंदर, सिलेबस VC को, यूनिवर्सिटियों को सिलेबस तय करने की पावर नहीं है, वो ऊपर से आ रहा है, वहां होता है हिंदूकरण। अच्छा, समझ गया आप मेरी बात? ना पक्के पॉइंट हो रहे, ना फंड आ रहा, ना कोई पावर बची, तो वो करेगा ना क्या? सिलेबस आप अपनी मर्जी का सिलेबस तय कर सकते। यूनिवर्सिटी अपना सिलेबस खुद नहीं बना सकती। बिल्डिंग्स पुरानी है। चलो, बिल्डिंग पुरानी भी है, नहीं तो बिल्डिंगें नई भी बन रही हैं, और यह बिल्डिंगों की भी कमी है। सबसे बड़ी बात तो यह है, बच्चों का रुझान घट गया। बच्चे क्लास में नहीं आ रहे, ना बच्चे पढ़ना चाहते हैं और ना टीचर पढ़ाना चाहते हैं मेजोरिटी में। आप क्या समझते हैं, क्या रीजन? बच्चे नहीं आएंगे या उनको तनख्वाहें नहीं मिलेंगी, कम तनख्वाहें मिलेंगी, तो उनका इंटरेस्ट कैसे बनेगा? तो इस फील्ड में जाना ही नहीं चाहेंगे वो? किसको? मैं टीचर बनूं, मैं प्रोफेसर ना जाना चाहते हैं। लेकिन नानक जी ये कहते हैं, पेट ने पईयां रोटियां ते सब्बे गल्लां खोटियां। पेट तो सबने पालना है। 34,000 में क्या तो किराए का मकान लेंगे, क्या अपने बच्चों को पढ़ाएंगे? खुद के उनके बच्चे भी, उनकी खुद की फैमिली भी है। आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? नहीं, टीचर को अच्छी VC को पावर देनी चाहिए, ठीक है, और जो यूनिवर्सिटी अपना सिलेबस खुद तय करे, और जो पक्के अपॉइंट होने पक्के, हाँ, परमानेंट तो टीचर होने चाहिए। सिक्योरिटी ऑफ जॉब तो पहली चीज है, सिक्योरिटी ऑफ लाइफ, सिक्योरिटी ऑफ जॉब। सिक्योरिटी ऑफ जॉब ही नहीं तो अगर फिकल माइंडेड होगा तो क्या पढ़ाएगा? एक चिराग योजना चली थी। हाँ, चिराग योजना। ये जैसे आप ये कहते नहीं, सिर्फ कैसे प्राइवेट कर रही है सरकार एजुकेशन को। अखबार में एक चिराग योजना आई थी। चिराग योजना क्या है पता आपको? जिन फैमिलीज की आमदनी 1,80,000 रुपए से कम है, अगर वो अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में भेजेंगे तो उनकी 500 रुपए फीस लगेगी साल की, कम से कम। अच्छा। और वही 1,80,000 वाला, या उनको BPL वाले कह ले, वो अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में भेजेगा तो उसकी 1,100 फीस जो नहीं वो सरकार देगी। उस बच्चे की 1,100 रुपए साल की है। प्राइवेट स्कूल को सरकारी में तो देगा तो अपनी जेब से देगा बच्चे की फीस, और प्राइवेट में भेजेगा तो 1,100 रुपए उसके बच्चे के सरकार देगी। इसका नाम चिराग योजना है। इट मीन सीधा सीधा डायरेक्ट है। सरकार जो नहीं सरकारी स्कूलों को बंद करना चाहती है और प्राइवेट स्कूलों को बढ़ावा देना चाहती है। ये है चिराग स्कीम। ओके। हरियाणा में ना पीछे जैसे बाढ़ आ गई थी, बहुत सारे गांव में पानी इकट्ठा हो गया था, तो बहुत सारे स्कूलों की कहीं छत गिरी, कई देश में भी बहुत सारे। मैंने आपके गांव की वीडियो भी देखी थी। गांव के स्कूल, सिवाड़ा के स्कूल में पानी भरा हुआ था। बहुत बुरा हाल है। क्यों भरा हुआ था? वो मतलब गांव में सरकारी स्कूलों में शिक्षा कब तक थी? जब तक गांव के चौधरी जो थे, सरपंच, नंबरदार और जो किसान, जमीनों वाले, उनके बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते थे
तो जब हम छोटे छोटे थे बहुत बूढ़े जाया करते थे अपने पोतों को संभालने के लिए, हेड मास्टर से मिल के आते थे ठीक पढ़ रहा है कि नहीं, बच्चों से ये पूछते थे कौन सा टीचर कैसे पढ़ाता है। और जिस अच्छे टीचर की बदली हो जाती तो एमएलए से मंत्री से मिलके उसकी बदली पंचायत या गांव के लोग रुकवाते थे, नहीं भाई हमारा टीचर है हम इसको नहीं जाने देंगे। आज सरकारी स्कूलों का बट्ठा क्यों बैठ गया? क्योंकि उनमें केवल गरीबों के बच्चे हैं, वो जड़ सी खत्म हो वो उनका हुआ कोई वाली वारिस नहीं रहा। नहीं, पहले तो अब आप ये कहोगे भाई इसका इलाज क्या है? इसका इलाज ये है जितने भी आईएएस ऑफिसर हैं, आईपीएस ऑफिसर हैं, सरकारी कर्मचारी हैं, गांव का सरपंच है, लंबरदार है, मेंबर पंचायत हैं, एमएलए हैं, मंत्री हैं, सबके लिए ये जरूरी कर दिया जाए कि उनके बच्चे सरकारी स्कूल के अंदर पढ़ेंगे। एक का भी बच्चा नहीं पढ़ रहा, खुद टीचर जो स्कूल में पढ़ा रहा है, टीचर का बच्चा प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहा है, जिस स्कूल में टीचर पढ़ा रहा है, और उसी का बच्चा सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ रहा। इसका मतलब देयर इज समथिंग रॉन्ग, दाल में काला तो है कुछ न कुछ। अगर ये जरूरी कर दे तो मैं कहता हूं 1 साल के अंदर ही सरकारी स्कूलों की हालत सुधर जाएगी। एक सरकारी स्कूलों में जैसे योजनाएं चलती हैं वहां तक लुभाने के लिए, मिड डे मील होगी या वजीफे देते हैं सरकार गवर्नमेंट, जैसे 700 रुपये उस बच्चे को पढ़ाने के जो दलित बेल्ट से आते हैं या जो गरीब हैं, जो बीपीएल हैं। ये चश्मा चढ़ाने वाली बात है और मैं कुछ नहीं। अच्छा, मतलब लोग पढ़ते हुए भी नजर आए और वो पढ़े भी ना, तो ऐसा क्यों? मतलब क्यों? जिस तरह अगर लोगों को ज्ञान नहीं होगा, शिक्षा में कहने लग रहा है, शिक्षा तो प्रश्न पूछना सिखाती है, शिक्षा लड़ना सिखाती है, शिक्षा व्यवस्था के खिलाफ जो विद्रोह करना सिखाती है। कौन चाहेगा उसके राज में विद्रोह हो? इसलिए एजुकेशन का जो नहीं सब जो नहीं पैसे वाले जो नहीं अपने बच्चों को विदेश में पढ़ा रहे हैं। जितने भी पॉलिटिकल फैमिली हैं हरियाणा में, आप किसी के भी बच्चे देख लो, चाहे चौधरी भजनलाल फैमिली के देख लो, चौधरी देवलाल फैमिली के देख लो, और हुड्डा साहब के देख लो, जो भी पॉलिटिकल पावर हैं सबके बच्चे विदेश में पढ़ के आए हैं। कोई एक ऐसा हरियाणा के 2-3 नाम बताना चाहेंगे जो मतलब राजनीति में आगे आने चाहिए, जो पढ़े लिखे हैं या राजनीति के हिसाब से मतलब भी? नहीं, ऐसा है, लोगों की समस्याओं का इलाज केवल लोग ही सोच निकाल सकते हैं। ये जो हम भाषण दे रहे हैं वो रही, इसका कुछ तो असर पड़ता है, लोग सोचते हैं, लेकिन जब लोग जागेंगे नहीं, जो लोगों की समस्याएं, जैसे मान लो मेरे मोहल्ले में सीवर रुक गया, किसी का भी रुक, जो पैसे वाला आदमी वो अपनी कुर्सी ऊंची उठा लेगा, उसके जो नहीं घर में गंदा पानी नहीं निकलेगा, वो बाहर निकलेगा, वो पड़ोस में जा निकलेगा, पार्क में जा निकलेगा, जो वहां मच्छर फैलेंगे, पानी गंदा पानी होगा, बीमारी फैलेगी, क्या वो उसको रोक लेगा? नहीं। इसलिए ये हमारा वहम है, मैं कुर्सी ऊंची कर लूंगा, मैं ये कर लूंगा। सामाजिक समस्याओं का समाधान पूरा समाज ही निकाल सकता है, और समाज के अंदर जागरूकता आती है एजुकेशन से। एजुकेशन हो नहीं रही। हाँ, एजुकेशन, अच्छी एजुकेशन, अच्छी है, हाँ एजुकेशन हो रही है पर अच्छी एजुकेशन नहीं, अच्छी एजुकेशन, हाँ, नॉट ओनली मतलब एजुकेशन। समझ गया। आदमी पढ़ता हुआ नजर आता है, एक्चुअल में वो पढ़ा हुआ नहीं है। पीएचडी लोग जो है नहीं हमारे से कहते हैं चुराया पर जो नहीं वो ठेकरे ध्यान है जी, पीएचडी लोग और यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं। मैंने कहा अगर यूनिवर्सिटी में 100 पीएचडी प्रोफेसर हैं, उनमें से 2 होंगे 4 होंगे, मान ली मैंने आपकी बात है, और ये अनपढ़ जो ने बड़ा 100 ठेकरे दे रहे हैं, तो 98-90% ठेकरे अनपढ़ रखने लग रहे। इसका मतलब ये थोड़ा वह एजुकेशन जो नहीं 100% इलाज कर देगी। लेकिन एजुकेशन आदमी की वैज्ञानिक सोच बनाती है। जैसे मैं आपको एक बात बताता हूँ, हमारे हर गांव के अंदर शीतला माता के मंदिर हुआ करते थे। शायर लोग भी इस तरह की शायरी बना करते थे कि मेरे महबूब के चेहरे पर कुछ चेचक के दाग हैं, चंद्रमा तो खुद था, सितारे भी साथ हैं। बहुत सी से भाई और बहनें मिल जाती जिनके चेहरे पर चेचक के दाग होते थे, लेकिन आज नहीं है। क्यों? 1796 के अंदर इंग्लैंड का था डॉक्टर जेनर, उसने शीतल इसका स्मॉल पॉक्स चेचक जिसको कहते उसका टीका बना दिया और दुनिया इसे खत्म कर दी। 1774 के अंदर दुनिया की 10% आबादी मर गई थी चेचक से। 10% आबादी कम नहीं होती। तो ये किसने, ये एजुकेशन, चेचक का टीका कहां से आया? एजुकेशन से आया। हाँ, एक्सपेरिमेंट हुए। ये हरियाणा में अकाल पढ़ते थे, अब क्यों नहीं पढ़ते?
बिजली आ गई, बिजली किसने बनाई? साइंस ने बनाई, एजुकेशन ने बनाई। सबमर्सिबल मोटर आ गई, साइंस किसने बनाई? साइंस ने बनाई। एजुकेशन। वो इंजन किसने बनाया? पहले इंजन के ट्यूबवेल होते थे। ट्रांसपोर्ट किसने बनाई? एजुकेशन। सब मतलब एजुकेशन है। एक इसलिए वैचारिक- एजुकेशन तो बहुत बेसिक चीज है। आपके हिसाब से हम भारत कहाँ स्टैंड करते हैं पूरे वर्ल्ड में इस टाइम? मतलब आप पढ़ते रहते हैं बहुत सारा। ऐसा है, मैं आपको एक छोटी घटना सुनाता हूँ। हाँ मैं तो चलो गरीब सा आदमी हूँ, कार मेरे से चलती नहीं, स्कूटी चलाता हूँ। एक बार मैं स्कूटी का पिंचर लगवा रहा था, हाँ तो वो पिंचर लगाने वाला कहने लगा, अंकल जी हाँ मोदी साहब ने बहुत विकास किया है। हाँ मैं बोला हाँ भाई बिल्कुल किया है। क्या किया बेटा? बोला भारत विश्व गुरु बन गया। हाँ मैं बोला आप कितने पढ़े हुए हो? बोला मैं तो अंकल जी अनपढ़ हूं। मैं बोले आपको ये पता है विश्व गुरु कौन बनता है? विश्व गुरु वो बनता जो एजुकेशन में सबसे आगे हो। दुनिया की टॉप की 200 यूनिवर्सिटियों में से एक भी यूनिवर्सिटी नहीं है भारत की, कहीं स्टैंड ही नहीं करती। इसका मतलब हमारा एजुकेशन का स्टैंडर्ड डाउन है। पहले होता था, कभी स्टैंड करती थी? नहीं, पहले चलो स्टैंड करती थी। जैसे हम कहते हैं तक्षशिला यूनिवर्सिटी का जिक्र आता है, नालंदा तो नालंदा का आता है। नालंदा तो थी बिहार में, और तक्षशिला यूनिवर्सिटी थी पाकिस्तान में, रावलपिंडी के पास। तक्षशिला का मतलब क्या होता है? पत्थरों को तराशा हुआ शहर। अच्छा। वो शहर था रावलपिंडी के पास। सिंधु दरियाए सिंध, जिससे हमारा सिंधु घाटी की समस्या आपने सुनी होगी, और झेलम नदी के बीच में। उसी के अंदर चाणक्य था जिसने अर्थशास्त्र लिखा। टीचर था चाणक्य उसके अंदर। अच्छा। और उसी के अंदर जोनी वो था जिसने संस्कृत की ये व्याकरण लिखी, अष्टाध्यायी पुस्तक लिखी, पाणिनि। तो बहुत अच्छे अच्छे टीचर थे। 10,500 तक्षशिला के अंदर स्टूडेंट थे, 1000 के लगभग टीचर थे। ये हमारे नॉर्थ इंडिया के थे, उधर गया था। अब आप ये देखो, हमारे शास्त्रों में या तक्षशिला का हमें पता कैसे चला? यूनानी लेखकों से, उनके जिक्र आया उसमें, उनके लिटरेचर के अंदर गया। इसका नालंदा यूनिवर्सिटी का कहां से चला? जो नहीं हर्षवर्धन के टाइम में यात्री आया था, चीनी यात्री ह्वान सांग। हर्षवर्धन का रास्ता 647 तक, तो उसमें ह्वान सांग आया था, और वो अपने लेखों में जो नहीं जिक्र करता है वो नालंदा यूनिवर्सिटी में भी गया था। तो एजुकेशन तो थी यहाँ। हाँ, और स्टैंड भी करती थी। हाँ, अब आप ये कहोगे भारत सोने की चिड़िया था। सोने की चिड़िया का मतलब ये नहीं या सोने की खाने थी। अच्छा। सोने की चिड़िया का मतलब ये यहाँ रोजगार था। रोजगार के मेन साधन 2 थे, या तो एग्रीकल्चर और या पशुपालन। और यहाँ जो नहीं नदियां थी, 6-7 ऋतुएं थी। वर्षा होती थी, घास के मैदान थे, प्लेन भी थे, पहाड़ भी थे, मरुस्थल भी थे, हर तरह के। तो यहाँ जो नहीं खेती करने के लिए भी जगह थी। जो भी बाहर से यहाँ आता था, आबादी कम और धरती ज्यादा, उसे रहने के लिए ये नहीं भाई सारे आड़े मार काट करके बसे हों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। प्यार से भी बहुत लोग बसे हैं। यहाँ जो नहीं खेती करने के लिए जमीन थी, पशुपालन के लिए जगह थी, 2 ही रोजगार की में। आज हमारे बच्चे ये डंकी कर करके अमेरिका क्यों जा रहे हैं? ये ट्रम्प साहब बेइज्जती करके वापस भगाने लग रहे, रोजगार सिर्फ रोजगार के लिए। रोजगार यहाँ हो तो कौन अपने घर को छोड़कर जाएगा? तो अभी उस टाइम इंडिया में रोजगार था, इसलिए इंडिया जो नहीं सोने की चिड़िया थी। आज बेरोजगारी बहुत ज्यादा है। तो वो साइकिल वाला मानने भाई, विश्व गुरु वाला? चलो साइकिल वाला तो बेचारा अनपढ़ आदमी था, मानने ना मानने हमने कोई किसी को मनाने का ठेका थोड़ा ले रखा। वो उसके विचार प्रकट कर रहा था, हम अपने विचार बता रहे थे। आर्टिकल 21A आपने पढ़ा होगा? हाँ, आर्टिकल 21। हाँ, उसके अंदर ये है, RTE बन गया, राइट टू एजुकेशन। 86th अमेंडमेंट करके संविधान के अंदर, भारत के संविधान के अंदर सन 2002 के अंदर एक नई धारा जोड़ दी। अच्छा। आर्टिकल 21A। उसके अंदर राइट टू एजुकेशन, एजुकेशन को फंडामेंटल राइट बना दिया। भारत हर आदमी का, हर आदमी का अधिकार है शिक्षा प्राप्त करना। सरकार की जिम्मेवारी है वो उसको शिक्षित करेगी। लेकिन क्या ये पूर्ण रूप से क्या भारत की 100% जनता पढ़ी लिखी है? नहीं है। अब भी मेरे ख्याल से ऑल इंडिया की 74% के लगभग जो जनता पढ़ी लिखी है, अब भी अनपढ़ता है। तो राइट टू आर्टिकल 21 ये है
एक 1991 के अंदर हरियाणा सरकार ने भी एक कानून बनाया, अच्छा। भाई लड़कियों के लिए फ्री एजुकेशन होगी बीए तक। हाँ। लेकिन ये प्राइवेट इंस्टीट्यूशन खुल रही हैं, तो वो उनमें जो प्राइवेट बड़ी अच्छी वो पेंशन वो देते हैं, फीस लेते हैं लड़कियों से भी। हाँ। मेरे पास एक गोरखपुर से मेरा दोस्त है, मेरा चेला कह लो आपकी तरह से, उसका फोन आया, अंकल जी हरियाणा में तो एजुकेशन बहुत महंगी होगी। हाँ। मैं भाई कैसे होगी? बोला 2.5 लाख रुपए नर्सिंग की फीस ले रहे हैं, नर्सिंग का कोर्स की, जो नर्सों की, जो बेचारी प्राइवेट स्कूल में 10-12 हजार में प्राइवेट हॉस्पिटल में लग रही है, इंजेक्शन लगाने सीखते हैं। तो क्या आम आदमी के लिए 2.5 लाख मतलब कैसे दे देगा वो? क्या ये फ्री एजुकेशन है? एमबीबीएस बाहर करके आते हैं बच्चे अपने, अब बाहर भी करके आते हैं, मतलब मोस्टली एक डाटा में देखा था। हाँ। बहुत सारे बच्चे इंडिया में एमबीबीएस बाहर मतलब बहुत सस्ती है, और वो बाहर एमबीबीएस करके फिर यहाँ के डॉक्टरी करते हैं। यहाँ बहुत महंगी है। जो महंगी है, महंगी के सिवाय यहाँ हर एक का नंबर थोड़ा पड़ता है, कंपटीशन बहुत ज्यादा है। पॉपुलेशन की वजह से नहीं, पॉपुलेशन तो चाइना की यहाँ से भी ज्यादा, वहां क्यों नहीं? पर वहां डॉक्टरों की कमी क्यों नहीं? सरकार- पॉपुलेशन को तो मैं नहीं कह सकता, बल्कि भारत का तो ये कहना है कि सारी दुनिया में सबसे ज्यादा जवान आबादी हमारे पास है, सबसे ज्यादा यूथ हमारे पास है। रसिया तक में लड़न जा रहे हैं भारत के यूथ तो वो तो दिक्कत भेज दी है। तो ये मैं तो इसको सरकार की नीतियां मानूंगा, चाहे कोई भी नीति हो सरकार की, कि एजुकेशन को महंगा किया जाए। अरे के लिए मान लो हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर एमबीबीएस करने के कोर्स खोल दिए, फिर कौन ये इतनी महंगी महंगी फीसें देगा? कौन डोनेशन देगा 10-10 लाख 20-20 लाख? आपके हिसाब से मतलब अगर आप बताना चाहो कि एजुकेशन सुधर कैसे सकती है? तो मैंने बताया था आपको, बस जितने भी ये नहीं IAS IPS कर्मचारी, जितने भी पब्लिक के MLA MP मंत्री, सबके लिए ये कर दे जरूरी। आपके बच्चे जो नहीं कंपलसरी है, बन ही वो सकता जिसके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे, अपने आप सुधार कर देंगे। उसके बाद अपने आप सारे हाँ, जैसे मैं कहूँ पहला चौधरी हुआ करते गांवों में, अब वो चौधरी कहाँ गए? उनके सारे के बच्चे पढ़ गए, सारे शहर में आए बैठे। प्राइवेट भी वो प्राइवेट पढ़ा है आजकल, जो रह गए वो प्राइवेट पढ़ा हुआ है। वो मेरे को एक वो कहने लगा, मेरा भतीजा, वो 2 दोस्त बैठे थे, चुटकुला सुनाऊंगा आपने। हाँ। एक की शादी नहीं हुई, आजकल गांव गल्ला बैठे हैं 100 200 युवक। तो वो बड़ा हंस रहा था, नरेंद्र नाम था जिसकी शादी नहीं हुई। मैं बोला तेरे को बड़ी हंसी आवे है। वो भतीजा नु बोला इसने तो हंसी आवेगी अंकल जी। मां क्या था बोला इसका केस उठता उठने पीले मुंह वाली आज है। मैं बोला पीले मुंह वाली क्या? बोला ये स्कूल की बस है, रोज की में देना पड़े, बालका का तदाद साल बना के लाइयो, आज किताब लाइयो, आज ताई लाइयो। तो मेरा कहने का मतलब ये एजुकेशन बहुत महंगी होगी। वो भी प्राइवेट स्कूलों में पढ़ा रहे हैं, और प्राइवेट स्कूलों में भी कोई एजुकेशन का स्टैंडर्ड नहीं है। वो भी सिर्फ कपड़े ABCD बोलना सिखा देते हैं, तोता बनाते हैं आदमी को। सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि लोग पढ़ जाते हैं। जो मेरा सवाल आप समझोगे तो जैसे मान लो मैं मास्टर्स कर गया, मैं आगे PhD अप्लाई कर रहा हूँ, या मेरे जैसे बहुत युवा हैं PhD की डिग्री है पर यहाँ से खाली है, यहाँ से वो क्योंकि इतने साल पढ़ने के बाद भी वो उस स्तर तक नहीं पहुंच पाए कि उनके साथ बैठ के 20 चलो फिर भी जितने भी निकले हैं जो ITI में जा रहे हैं, कितना ITI सेक्टर जो नहीं इंडिया का है, पूरा अमेरिका तक तो होल्ड कर रखा है इंडियन लोगों ने, वो निकले तो इन्हीं संस्थाओं से हैं, ऋषि एजुकेशन से निकले हैं। आप ये बताओ, चोरों के डर से बाजार बंद थोड़े होते हैं। क्या बात है। हाँ भाई, तो ये थोड़ा हम जब वो कुछ एक लोग नहीं उनकी सोचन शक्ति बढ़ रही, तो ये क्या इस सिस्टम को बंद कर दें एजुकेशन को? एक लास्ट मैसेज युवाओं के लिए, जो एक मतलब युवा लोग हैं या जो बच्चे हैं जो कुछ करना चाहते हैं। भाई युवा लोग हों चाहे बिना युवा लोग हों, हाँ। आदमी को जो नहीं कुछ न कुछ कंस्ट्रक्शन वर्क करना चाहिए। कैसे? जैसे कोई भी आम काम हो, सुबह उठते बहुत से लोग तो सवेरे 7 बजे ताश खेलने लग जी हैं, हाँ। शाम में दारू पी ले हैं। भाई युवा है वो तो 4 बार कान पढ़ा दे यार, या कुछ खुद के पता कढ़ के कुछ लिखना शुरू कर दे, कोई तो काम कर रहा है। ताश खेलना तो किसी समस्या का समाधान नहीं है, वो खेत में काम करे, कोई पशु पाल ले, कुछ तो मतलब वो काम तो थोड़े को नहीं, हाथ का काम करो अपने का। भाई ये कितने आदमी हैं जितने ये इसका काम करते हैं, ये जो टूटी टाटी लाने का, कितने आदमी है जो बिजली वाले मिलते भी को नहीं है, सांटेक के हैं, रोज घर की बिजली खराब हो ही रहे है।
ये प्लम्बर जिनको कहते, वह आदमी को कंस्ट्रक्टिव काम करना चाहिए और अपनी आमदनी में से कुछ न कुछ जो है नहीं वो समाज के ऊपर डोनेट करना चाहिए। आप ये देखो, आप अमेरिका तो करा, हाँ, अमेरिका के अंदर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी और जितनी येलो यूनिवर्सिटी, जितनी अच्छी अच्छी दुनिया की यूनिवर्सिटी है नहीं, चाहे वो यूरोपियन कंट्रीज हो, वो सेल्फ फाइनेंस से चल रही है। वहां पढ़े हुए स्टूडेंट जो नहीं पैसा देते हैं। अच्छा, अमेरिका में यूनिवर्सिटी से जहां से अपने नवीन जिंदल पढ़े हैं, कम से कम 200 करोड़ रुपए डोनेशन दिया है। ये कैप्टन साहब जो नहीं अपने जो नारनंद से अभिमन्यु हार्वर्ड में पढ़े हुए हैं, ये वहां चंदा दिया है। वहां एक रिकॉग्निशन तो है, कदर तो है। पूरा तो अभिमन्यु स्कूल बनवा दे तो उनका लुटन खातर बनवाया है। चंदा दे दे तो वोट लेन खातर बनवावा है। तो किसी को हम वो तो नहीं देते, क्रेडिट तो नहीं देते। भाई ये आदमी कुछ समाज के लिए कर रहा है, उसको उसके एवज में मिल क्या रहा है? कम से कम वहां इज्जत तो मिल रही है। भाई ये सभ्य आदमी है, समाज के बारे में सोचता है, तो लोगों को सोच बदलनी पड़ेगी, पॉजिटिव सोच बनानी पड़ेगी। एक मैसेज उन तमाम प्रोफेसर्स को, टीचर्स को जो आजकल पढ़ा रहे हैं, चाहे वो प्राइवेट है चाहे वो गवर्नमेंट है, क्योंकि मैं देखा करता हमारे टाइम में जब हम पढ़े आते टीचर की बहुत रिस्पेक्ट। भाई ऐसा देखो, दीपक को रोशनी देने के लिए खुद जलना पड़ता है। टीचर को जो नहीं, अगर उनको रिस्पेक्ट लेना है नहीं, हाँ, तो दिए की तो उनको तपस्या करनी पड़ेगी। टीचर वो है जो उसके पास है उससे भी ज्यादा अपने स्टूडेंट में डाल दे। और मैं गारंटी लेता हूं आज भी जो पढ़ाने वाले टीचर है नहीं, उनकी इज्जत है बच्चों के दिल में। मैं ये मान ही नहीं सकता भाई एक अच्छा टीचर की एक स्टूडेंट की इज्जत ना करे। हमारे टाइम के टीचर आज तक याद हैं, जब भी मिलते हैं तो एक वो अदब नहीं, आज भी हैं अच्छे टीचर, ये थोड़ा है, मतलब आज भी अच्छे टीचर ज्यादा हैं और नए पढ़ाने वाले, शरारत करने वाले कम हैं। तो ये तो आजकल तो बच्चे भी बड़े एडवांस हो रहे हैं। जो टीचर क्लास में बकवास करता नहीं, सबके हाथ में ये फोन है, उसकी वीडियो बना के वीसी को भेजते हैं। वो जो मैं कहता हूँ सामाजिक समस्याओं का समाधान समाज ही करेगा, बच्चों की समस्याओं का समाधान बच्चे ही निकालेंगे, वही निकालेंगे कुछ ना। हाँ, वही मजबूर करेंगे। पढ़ाओ और इज्जत देंगे तो हर आदमी इज्जत चाहता है, चाहे वो कोई भी हो, समाज में किसी भी पद पे हो। तो हमारा तो यही मैसेज है भाई कि एजुकेशन बहुत ज़रूरी है, चाहे आप गरीब हैं चाहे आप अमीर हैं, सबसे बड़ी पूंजी अगर कोई है तो वो एजुकेशन। अपने बच्चों को पढ़ाओ, अपने साथियों को पढ़ाओ, अच्छा पढ़ो और बस पढ़ो, सीधी सी बात है। गोंडवी, अदब गोंडवी ने 2 लाइनें और उनकी प्रसिद्ध हैं, जो काम डलहौजी नहीं कर सका वो ये काम कर देंगे, अगर कमीशन मिला तो ये हिंदुस्तान को भी नीलाम कर देंगे। हाँ, क्या बात है। उसमें ये नहीं है भाजपा, वो नहीं है, वो तो उस टाइम तो भाजपा पावर में भी नहीं थी। इस तरह की लाइनें तो 2008 के आसपास तो शायद गोंडवी साहब इस दुनिया से चले गए थे। हाँ। तो नेताओं के बारे में लिखते हैं वो, हाँ, जो काम डलहौजी ने कर सका वो ये काम कर देंगे, अगर कमीशन मिला तो ये हिंदुस्तान को भी नीलाम कर देंगे, ये आपकी यूनिवर्सिटियां भी बेच देंगे, आपके स्कूल भी बेच देंगे। आप ये देखो, प्रोफेसर संपत सिंह का कुछ समय पहले एक बयान आया था अखबार में, हरियाणा की यूनिवर्सिटियों के ऊपर 6600 करोड़ कर्जा चढ़ चुका है। 6625 करोड़ के लगभग। अब यूनिवर्सिटियों को सरकारें ग्रांट नहीं देती, लोन देती हैं कि अपने खर्चे कब निकालो। अगर यूनिवर्सिटियां खर्चे निकालेंगी तो फीसें बहुत ज्यादा बढ़ेंगी। पहले ग्रांट मिलती थी, पहले ग्रांट देती थी सरकारें, अब ग्रांट नहीं दे रही, लोन दे रही हैं। तो इसका इलाज जो नहीं, केवल जो नहीं समाज ही सोच सकता है। अगर ग्रांट नहीं देंगी तो प्राइवेट यूनिवर्सिटियां आएंगी, उनकी फीस बहुत महंगी होगी और केवल पैसे वालों के बच्चे ही पढ़ सकेंगे। तो फिर इसी को मैं कहता हूं ये एकलव्य का अंगूठा काटने वाली बात है। जब गरीबों के बच्चे अनपढ़ रह गए तो उनके तो अंगूठे अपने आप कट जाएंगे। सिंपल सी बात है। तो हमारा यही मैसेज है सर, थैंक यू सो मच, और मिलते रहेंगे। आप भी कोई सवाल करना चाहते हैं गुरुजी से तो ज़रूर आप कमेंट करके मुझे बताइएगा। और धर्मपाल मलिक यूट्यूब चैनल है, आप ज़रूर देखना, उस पर जाके बहुत सारा कंटेंट है और वो नॉलेज है। मैं तो एक चीज़ कहता हूँ भाई, अदम साहब ने ये किताब लिखी होगी 2 महीने, 3 महीने, 5 साल, 10 साल, एक टाइम लगता है किताब लिखने में। आप उस किताब को 2 दिन में पढ़ के आप उतने साल का एक्सपीरियंस ले रहे हैं। तो वो वीडियोस ना
40-50 सालों की एजुकेशन है। तो वो जरूर आप देखना जाके, धर्मपाल मलिक यूट्यूब पे चैनल भी है। तब तक के लिए नमस्कार।